हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के फोर्थ पार्ट के बारे में जानेंगे। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने शिक्षण की सहायक सामग्रियों के बारे में जाना था। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट पार्ट मूल्यांकन का अर्थ या मूल्यांकन क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसकी तकनीकी क्या होती है और इसके सोपान क्या क्या, इन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शैक्षणिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उनकी प्रगति के स्तर को ज्ञात करवाकर उचित या अनुचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा मूल्यांकन को व्यापक सामाजिक व रचनात्मक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। जैसा कि यह एक कंटिन्यू चलने वाली प्रणाली है, यह निरंतर चलती रहती है और शैक्षणिक उद्देश्य की सीमा निर्धारित करके जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य है उनको हम पहले निर्धारित कर लेते हैं और उनकी प्रगति के स्तर को ज्ञात करवाकर उचित व अनुचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान कराती है कि हम जिस शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारी उचित तरीके से हो रहा है या अनुचित तरीके से हो रहा है। इनके लिए हमें निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है कि हमें किस आगे क्या करना है, किस प्रकार से आगे पढ़ना है या पढ़ाई को जारी रखना है, इसमें निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। क्योंकि हम जब लास्ट के अंदर पेपर में कुछ पेपर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हमें आगे किस तरीके से पढ़ाई करनी है या छोड़ना है या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। इसके अलावा मूल्यांकन को व्यापक सामाजिक व रचनात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है। यह व्यापक और समाज में और रचनात्मक प्रणाली भी कहा जा सकता है इसको। इसमें यह एक प्रक्रिया वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना होता है कि किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व, जो हमारे पास किसी वस्तु है या कोई प्रक्रिया है उसका महत्व का निर्धारण करना कि हमें किस तरीके से निर्धारित करना है कि हमें आगे जाके क्या करना है। जो मान लो अगर हमने बीए की है या बीकॉम की है या एमए इकोनॉमिक्स किया है तो हम पहले अपने निर्धारित कर लेंगे महत्व को कि इसका महत्व क्या होगा, और इन चीज़ों का मूल्यांकन ही हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन का अर्थ कहलाता है। इसके बाद देखते हैं शिक्षण शिक्षा मूल्यांकन की परस्पर निर्भरता। क्या शिक्षण और शिक्षा और मूल्यांकन एक दूसरे पर निर्भर है? तो हम देखेंगे कि शिक्षण को सीखने की सुविधा की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। जो शिक्षण है सीखने की सुविधा की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। जो शिक्षण है उसे हम सीखते हैं। दूसरा, शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया मनोदृष्टि कौशल आदतों क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया गया। और शिक्षा को हम क्या करते हैं, प्रक्रिया मनोदृष्टि कौशल स्किल्स हैबिट्स क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया गया। और मूल्यांकन को शिक्षण के सीखने की सुविधा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और जो मूल्यांकन है वो शिक्षण के सीखने की सुविधा को निर्धारित करने के लिए, जो हमारे मूल्यांकन है वो शिक्षण के सीखने की सुविधा को निर्धारित करने के लिए कि जो हमने शिक्षण है उसकी सुविधा किस तरीके से निर्धारित की जाएगी, ये हमारी मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में हम इसे जान लेते हैं कि शिक्षा और मूल्यांकन तीनों ही प्रक्रिया आपस पे निर्भर है। क्योंकि आपको पता है उद्देश्य पाठ्यक्रम विधि मूल्यांकन के बीच प्रत्यक्ष रूप से सीधा संबंध है। इसके बारे में हमारी भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने बताया था कि इन तीनों के अंदर प्रत्यक्ष रूप से सीधा संबंध है। अब देखते हैं इसकी मूल्यांकन की विशेषताएं। सबसे पहले व्यापकता। शिक्षक को छात्रों के विकास के सभी पहलुओं का आंकलन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे टीचर्स हैं उन्हें छात्रों के सभी पहलुओं का आंकलन करना चाहिए। उनके सारे तरीके से जितने भी पहलू है एक स्टूडेंट के, उनके सब के विकास का आंकलन करना चाहिए। इस प्रकार छात्र की उपलब्धि, जो छात्र है इस प्रकार उनकी उपलब्धि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और मूल्यांकन करने से ये पता लग जाएगा कि हमें इस छात्र को किस तरीके से किन तकनीकों का इस्तेमाल कर इसको ऊपर बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है निरंतरता। मूल्यांकन शिक्षा के रूप में एक सतत प्रक्रिया, यह एक कंटिन्यू
चलने वाली प्रक्रिया है। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मूल्यांकन कार्यों को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन यह एक निरंतर प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब ये है कि निरंतर, ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई सीमा नहीं है, टाइम की लिमिटेशन नहीं है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद मूल्यांकन के लाभ। आप देखेंगे लाभ क्या होता है। मूल्यांकन से छात्रों की शक्ति और कमजोरियों का आकलन किया जा सकता है। यह छात्रों के संपूर्ण विकास के सही मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। तो हम देखेंगे कि मूल्यांकन से छात्रों की शक्ति व कमजोरियों का आकलन किया जाता है। बिल्कुल, जब हम टेस्ट लेते हैं या लास्ट में कुछ करते हैं, फाइनल टेस्ट लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि छात्र कितने नंबर ले रहा है, कितने नंबर नहीं ले रहा। उससे हमें ये पता लग जाता है कि छात्र एडवांस है या वो कमज़ोर है पढ़ाई में। तो संपूर्ण विकास के और उसके विकास के लिए हम अलग तरीके से नीतियाँ बनाकर उसके विकास में भूमिका निभा सकता है मूल्यांकन, एक महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद है छात्र हित में ही सुगम योजना बनाने में सहायक होता है। मूल्यांकन क्या है कि छात्र के हित में ना सुगम योजना बनाने में सहायक होता है कि हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे छात्र का हित ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण, मूल्यांकन से क्या है कि हम वो पाठ्यक्रम है उसको दोबारा निरीक्षण करके अच्छे से दोबारा करा सकते हैं। अगर हमने टेस्ट में क्लास में टेस्ट लिया है और अगर स्टूडेंट अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे, तो क्या करें, उनका उस पाठ्यक्रम को हम दोबारा करा के उसको दोबारा अच्छे से करा सकते हैं। इसके बाद है परीक्षाओं के निरंतर अंतर संस्थागत तुलना में सहायता मिलती है कि जो हमारे परीक्षाओं के नतीजे नहीं आते हैं उनसे हमें क्या है, अंतर संस्थागत इंटर इंस्टीट्यूशनल के उनमें कंपैरेटिव करने में, उनमें तुलना करने में हमें सहायता मिलती है। इससे चयन, वर्गीकरण, नियुक्ति, पदोन्नति जैसे निर्णय ज़्यादा वैज्ञानिक ढंग से किए जा सकते हैं। बिल्कुल, जब हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि हम कोई टेस्ट लेते हैं तो उसमें हम पता लगा लेते हैं कि भाई इन जो स्टार्टिंग के सबसे ऊपर वाले बच्चे हैं उनका अच्छे से चयन करेंगे, और वर्गीकरण और होशियार जो हमारे इंटेलिजेंट है उनको अलग कर लेंगे, मीडियम वालों को अलग और नीचे वालों को अलग कर लेते हैं। और नियुक्ति में भी हम देखते हैं कि हमारा टेस्ट होता है, जो हमारी टॉप मेरिट बनती है उनको ले लेते हैं। तो यह मूल्यांकन भी इन जैसे निर्णयों में ज़्यादा व्यवहारिक ढंग से किए जाते हैं। इसके बाद है मूल्यांकन तकनीकी का वर्गीकरण। अब देखते हैं कि मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का अंत नहीं माना जाना चाहिए, अपितु इसे एक विद्यार्थी के व्यवहार व सोच में परिवर्तन लाने के लिए एक वैध प्रमाण माना जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन को अर्थ नहीं माना जाना चाहिए, एक अंत नहीं माना जाना चाहिए कि हमने पढ़ा दिया और उनका मूल्यांकन कर लिया, बस दैट्स ऑल, हो गया हमारा काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, इसे एक विद्यार्थी के व्यवहार के सोच में परिवर्तन के लिए एक वैध प्रमाण माना जाना चाहिए। इसके लिए एक अच्छी मूल्यांकन विधि जो कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता करे, यानी कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि हमें तैयार करनी चाहिए जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आ सके, उनकी सोच डेवलप हो सके इस तरीके की। तो इसे हमें दो तरीके से रूप में वर्गीकृत किया है, जैसे एक मात्रात्मक तथा गुणात्मक तकनीकें। तो पहला है परिणात्मक तकनीकें। परिणात्मक तकनीकी में है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में कागज पेंसिल परीक्षण के रूप में किया जाता है, जिसमें तकनीकी प्रश्न निर्देशों के अनुसार लिखने होते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे और आपको आंसर लिखने हैं। मौखिक में लिखित परीक्षा होती है कि आपको बोलने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, उच्चारण की क्षमता, ये सारी मौखिक के अंदर आएगी। और व्यवहारिकता प्रयोग में क्रिया कौशल परीक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, शिल्प और संगीतों के विषय से संबंधित होते हैं। इसके बाद है हमारी गुणात्मक तकनीक। इसमें अवलोकन, साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू, कि हमें भाई बच्चों का इंटरव्यू लेना है और उनमें उनका अवलोकन करना है कि किस तरीके से वो पेपर को हल करते हैं या चीज़ों को हल करते हैं। उसके बाद है दूसरा है हमारा जांच सूची। जांच सूची वह उपकरण है जिसे छात्रों के व्यवहार प्रवृत्ति के बारे में प्रमाण इकट्ठा करने और रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है क्रम निर्भरता
रेटिंग देनी है कि विषय वस्तु चरित्र के बारे में निर्णय की अभिव्यक्ति संबंधित होती है। ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा निर्णय की मात्रा निर्धारित की जाती है कि भाई निर्णय लेने की मात्रा। लास्ट है हमारा संचित रिकॉर्ड, वास्तविक रिकॉर्ड, संचित रिकॉर्ड, छात्रों की डायरी इत्यादि उपकरण हैं जिनमें छात्रों के व्यवहार के बारे में जानकारी पता करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे इसके बाद है निर्देशन के सोपानों के आधार पर मूल्यांकन, कि जो हमारे इसके फेस हैं कि सोपान है उनको हम देखेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले हमारा स्थानन मूल्यांकन यह छात्रों को उस ज्ञान व कौशल को निर्धारित करता है जो शिक्षण के शुरुआत में आवश्यक होते हैं। स्थान मूल्यांकन का उद्देश्य किसी कोर्स या विषय के शिक्षार्थी की योग्यता के लिए जांच करना होता है। जैसे कि हम देखते हैं, हम कभी किसी स्टूडेंट को अगर हम कोई कोर्स में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी योग्यता की जांच करनी होती है कि इसके अंदर कि यह इस कोर्स को चलाने के लायक है या नहीं होता, इसलिए इसे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा है निर्णयात्मक व रचनात्मक मूल्यांकन। निर्णयात्मक मूल्यांकन को आंतरिक मूल्यांकन भी कहा जाता है। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण जानने की एक विधि है। कार्यक्रम का महत्व जानने की विधि, जो कार्यक्रम है उसका महत्व जानने की एक विधि है। जब शिक्षण कार्यक्रम की गतिविधियां प्रगति कर रही हो वह प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि छात्र इस विधि के द्वारा, इस मूल्यांकन के द्वारा देख सकता है कि उसे उस टेस्ट के अंदर, उस पढ़ाई के अंदर सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी। इसलिए इस रचनात्मक मूल्यांकन और वह अपने त्रुटि भी सुधार सकता है। यह छात्रों की शिक्षण संबंधित त्रुटि को सुधारने में भी सहायक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण और उपचार की अधिक प्रभाव बनाने के लिए शिक्षण को इसकी संबंधित जानकारी प्रदान कराता है। इसके अंदर हम देखेंगे क्विज कॉन्टेस्ट हो गया, इकाई प्रशिक्षण हो गया, अध्याय परीक्षण हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब देखेंगे हमारा नैदानिक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों को सीखने में लक्ष्य पूर्ण करने की सीमा निर्धारित करता है। नैदानिक मूल्य इससे एक कदम आगे है, यानी कि इससे थोड़ा सा यह प्रक्रिया थोड़ा सा आगे है, जिसमें छात्र को शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रदान करने की कोशिश की जाती है। कि जो शिक्षण के संबंधित जो हमें परेशानी होती है, चाहे पढ़ने की परेशानी हो, चाहे बोलने की परेशानी हो, चाहे लिखने की, वो सारी चीज़ें नैदानिक मूल्यांकन में कहलाती है। और लास्ट और हमारा अंतिम है योगात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन को हम बाह्य मूल्यांकन भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह कार्यक्रम के अंत में होता है और इसमें अंत में सारी विधि अंत में होती है। यह मूल्यांकन परिणामों पर केंद्रित होती है। योगात्मक मूल्यांकन में आमतौर मौखिक रिपोर्ट, परियोजना, लिखित शिक्षण जीवन आंतरिक मूल्यांकन समावेश किया जाता है। यानी कि लास्ट में हमारी जो लास्ट में रिपोर्ट तैयार होती है, वो सारी चीज़ें या कुछ भी चीज़ मूल्यांकन की जो भी हमारी चीज़ें होती है वो लास्ट में वो हमारी योगात्मक मूल्यांकन में होती है। इसके बाद है हमारा विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। ये हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2015 में प्रारंभ की थी। यह श्रेष्ठ अंत विषय दृष्टिकोण को प्रोत्साहन करने व लचीले विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को आरंभ किया है, यानी कि CBCS। हम देखते हैं हमारे कॉलेजों में आज या हमारे इंस्टीट्यूशनों में, यूनिवर्सिटियों में आज CBCS सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसके अंदर इसमें इस दृष्टिकोण को इजीली बनाने के लिए किया गया है। इस सुधार के अंतर्गत 1 से 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन ग्रेडिंग योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि हम 1 से लेकर 10 नंबर तक ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है हमारे यूनिवर्सिटियों में और इसकी शुरुआत की गई है। इसमें क्या होता है कि यह एक बेहतर ढंग से जो परंपरावादी सिस्टम था उसको ख़त्म करके एक बेहतर ढंग से सिस्टम को प्रदान किया गया है। इससे छात्रों को न केवल भारत के भीतर संस्थाओं में स्थानांतरित करना आसान होगा, बल्कि हम भारत के बाहर भी हम छात्रों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी के आधार पर UGC ने मूल्यांकन प्रणाली की एक रूपता लाने के लिए संची ग्रेड पॉइंट औसत
यानी कि CGPA पर आधारित मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। अब देखते हैं इसके लाभ। लाभ क्या है? इसकी सहायता से शिक्षा प्रणाली स्वरूप शिक्षा केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा बनता है, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा बन जाती है इस सिस्टम से। उसके बाद कुछ शर्तों के साथ छात्र जितने चाहे क्रेडिट ले सकते हैं, यानी कि अगर स्टूडेंट को कुछ शर्तों के साथ उनको क्रेडिट दिया जा सकता है। CBCS से हमारी शिक्षा प्रणाली का आधार व्यापक हो जाता है और हम वैश्विक मानकों की बराबरी करने लगते हैं, यानी कि सिस्टम से जो हमारे शिक्षा प्रणाली का आधार है वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है और हम जो विदेशी शिक्षा के मानक है उनकी बराबरी कर लेते हैं। इसमें छात्रों को लचीलापन प्रदान करता है, वे अलग अलग समय पर विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर पाएँ, और इससे क्या है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंस्टीट्यूशनों में या संस्थानों में अध्यापन कर सकते हैं। एक संस्था में अर्जित क्रेडिट को दूसरे संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि हम एक को दूसरे में और दूसरे को तीसरे में अर्जित क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।